हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ बेहतरीन तरीके से कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन सेट्स को नहीं देखा, अब तक इनको नहीं लगाया है, तो ज़रूर लगा लीजिएगा। इन सभी का लिंक आपको आज के इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, वॉल्यूम 1 भी हम लोग कवर कर रहे हैं। वैसे वॉल्यूम 1 पहले भी मैंने कवर करा दिया था, लेकिन फिर से नए तरीके से वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 7 को मैंने कंप्लीट करा दिया, यानी कि सेट नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ये वॉल्यूम 2 के 15 सेट समाप्त हो जाएंगे, फिर से वॉल्यूम 1 को कंटिन्यू कर दिया जाएगा सेट नंबर 8 से लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा। तो इसका लिंक कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसके सेट नंबर हम लोग 12 को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम 1 को भी मैंने कंप्लीट पहले ही करा दिया था, लेकिन वॉल्यूम 1 को फिर से नए तरीके से कंप्लीट कराया जा रहा है। सेट नंबर 7 तक हम लोगों ने वॉल्यूम 1 का कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा, यानी कि एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2023 का सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न है कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को कहते हैं। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। यहाँ पर देखिए, मनुष्य की पेशियों का जो अध्ययन है उसको कहा जाता है मायोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैमोलॉजी है, अंग्रेजी में भी इस साइड लिखा गया है। मैमोलॉजी क्या है? तो स्तनधारी प्राणियों के अध्ययन को स्तनिकी, हिंदी में इसको इस तरह से स्तनिकी या फिर इसको हम लोग मैमोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन है, और ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, ईस्ट जो है किण्वन सही दिया गया है, कैसिन दुग्ध प्रोटीन है, एलोवेरा आवृत्ति बीजी सही है, घटपर्णी दिया गया है परजीवी आवृत्ति बीजी, ये गलत दिया गया। देखिए घटपर्णी जो है यह एक कीटभक्षी पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? तो घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है, और हरे रंग के होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है, ठीक है ना। तो दोनों है, एक तो कीटभक्षी भी है और हरा रंग के कारण यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और देखिए घटपर्णी में जो होता है ना, घड़े के जैसा आकार होता है। घटपर्णी पौधे का जो घड़ा का आकार होता है, प्रश्न पूछा जाता है कि वह संशोधन जो है यह किस भाग का संशोधन है? जो घड़ा वाला भाग है, तो यह पत्तियों का संशोधन है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या, तो ये कभी भी बदलती नहीं है। गुणसूत्र की संख्या जो है यह, और मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ी में मैं बता रहा हूँ, वैसे 46 आप ध्यान रखेंगे, यह हमेशा स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो राइजोबियम आपको याद होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ राइजोबियम आपको ऑलरेडी याद होगा कि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है। उसके बाद देखिए क्लोस्ट्रिडियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लोस्ट्रिडियम, ठीक है ना, क्लोस्ट्रिडियम ये भी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नोस्टॉक भी करता है, एनाबिना भी करता है, एजेटोबैक्टर भी करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में माइकोराइजा दिया गया। माइकोराइजा जो है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा हरे पौधे और कवक के बीच एक सहजीवी संबंध है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ट्रिप्सिन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखेंगे ट्रिप्सिन जो है ना, ट्रिप्सिन, यह ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है, ठीक है ना, और यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्न के अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, सर्च कर लीजिए यूट्यूब में जाकर के बिहार दरोगा घटना चक्र सक्सेस केंद्र 2023, आपको सारे वीडियोस हमारे मिल जाएंगे, ज़रूर देख लीजिएगा। कम समय में बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि कोलीकैल्सिफेरॉल और एक अर्गोकैल्सिफेरॉल होता है, ठीक है ना। तो देखिए कोलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है किसको, D3 को, ठीक है ना, विटामिन D3 को, और अर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है विटामिन D2 को। यहाँ पर देखिए विटामिन B7 दिया गया है। विटामिन B7 जो होता है यह बायोटीन है। चलिए उसके बाद देखिए रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो देखिए श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को जो रोग विज्ञान है उस भाषा में हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं, यानी कि एक प्रकार का यह रक्त कैंसर है, ल्यूकेमिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ये सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब जो होता है उत्सर्जित होते हैं, ठीक है ना। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हार्मोन है, दूसरी तरफ कार्य दिए गए हैं। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण सही दिया गया है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध निःसरण सही दिया गया है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत दिया गया है। देखिए गैस्ट्रिन जो होता है ना, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है और यह गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करता है, ठीक है ना। और देखिए इसका अगर हम बात करें प्रोड्यूस कहाँ से होता है तो ये स्टोमक से प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करता है यह, ठीक है, और प्रोड्यूस होता है स्टोमक से यानी कि पेट से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व यानी कि भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान दिए गए में मदद करता है। तो तना जो होता है ना, यह भोजन के भंडारण में, पौधे के आकार देने में, फूलों एवं फलों को सहारा देने में, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। तो देखिए अधिकांश ऑक्सीजन जो होता है ना, ये समुद्र से आते हैं, ठीक है, और इसमें शैवालों से सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, शैवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइक्लोरो, अब देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन यानी कि DDT, क्या है DDT? तो यह कीटनाशक है और यह एक प्रकार का किस प्रकार का प्रदूषक होता है। तो DDT जो होता है ना, ध्यान रखेंगे, DDT जो होता है यह अजैव अपघटनीय प्रदूषक होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। अनुभार के बढ़ते अनुक्रम में, ठीक है ना, बढ़ते यानी कि कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। तो सबसे पहले तो आपका मीथेन हो जाएगा, ठीक है। मीथेन के बाद क्या हो जाएगा, मीथेन के बाद एथेन हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है CN, एल्केन का CnH2n+2 होता है, यानी कि यहाँ देखिए कार्बन एक है तो यहाँ N एक है, यानी तो यहाँ भी N1 रखेंगे तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, +2 4 हो जाएगा। अब अगर यहाँ हमने N2 रखा है तो यहाँ भी हमें 2 रखना होगा। तो देखिए 2 दूना 4 +2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 +8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 +2 10 हो जाएगा। इस तरह से तो ये देखिए ये मीथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो देखिए हैलोजन है सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, और इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। और आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता भी फ्लोरीन का ही होता है। ये प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की बात करें तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों को गर्म करने से
असंतृप्त वसा संतृप्त वसा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे वनस्पति घी कहा जाता है। तो यानी कि निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। अगला प्रश्न के नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व अवरोही क्रम में सही अनुक्रम में कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए अवरोही यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद कम, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा सोना का हो जाएगा 19.3, उसके बाद हो जाएगा पारा का 13.6, उसके बाद इस्पात का होगा लगभग 7.8, 7.75 कहीं कहीं लिखा रहेगा, लेकिन 7.8 आपको मान करके चलना है। तो ये वाला क्रम आपका राइट दिया गया है। चलिए 17 नंबर प्रश्न करेंगे कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आवर्धक कांच में जो है किस प्रकार के लेंस पूछा गया है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ताप बढ़ने पर द्रव की सायनता क्या होती है। तो देखिए सायनता जो होता है किसी भी पदार्थ का गाढ़ापन होता है। एक आदर्श तरल की सायनता कितनी होनी चाहिए, तो 0 होती है, ठीक है, और ताप बढ़ने पर सायनता घटती है द्रव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कॉस्मिक किरणों की अगर हम बात करें तो कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है, तो वे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यही जो है गलत दिया गया है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है और इस प्रकार से वे विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले बाहरी अंतरिक्ष कण हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं पूछा गया है। चलिए निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक तरंग लंबाई जो है इसमें से किसकी होती है, तो फ्रेंड्स ये रेडियो तरंग की होती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे रेडियो तरंग की। चलिए उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग की। अच्छा, चंद्रयान 3 को लॉन्च किस डेट को किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। भाई ये एकदम याद रखना है आपको। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, तो देखिए फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया था LVM-3M4 से, ठीक है ना, ये व्हीकल का भी नाम आपको याद रखना है। और देखिए दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग किया, तो ये भी याद रखना है 23 अगस्त 2023 को, ठीक है ना। चलिए ऑस्ट्रेलिया यानी कि सिडनी में, सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है। तो हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या, लिटिल इंडिया है, ठीक है ना, लिटिल इंडिया याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया है लिटिल इंडिया गेटवे का हैरिस पार्क में। देखिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई, क्योंकि पहली बार किया गया इसलिए इम्पोर्टेंट है। और उसके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है। तो देखिए अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देश में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, ठीक है ना, जिनमें से 97.1%, याद रखेंगे 97.1% जो है ग्रामीण क्षेत्र में है और मात्र 2.9% जो है ये शहरी क्षेत्र में है। जल स्रोतों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर उड़ीसा और 5वें नंबर में असम है, जहां पर कुल जल स्रोतों का लगभग 63% है इन 5 राज्यों में, ठीक है ना। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे भी मैं कुछ बता रहा हूं। देखिए शीर्ष 5 राज्य की बात करें जिनमें जल स्रोतों का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है, तो वे झारखंड पहला है, आंध्र प्रदेश दूसरा, तेलंगाना तीसरा, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां गुजरात है। और ये जो जल स्रोत है ना, इसमें टोटल 78% जल स्रोत मानव निर्मित हैं, जबकि मात्र 22% जल जो है प्राकृतिक जल है। जो जल स्रोत की गणना की गई है उसमें 78% मानव निर्मित है और मात्र जो है 22% प्राकृतिक जल हैं, मतलब प्राकृतिक जल निकाय हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये देश मोल्डोवा है, मोल्डोवा याद रखिएगा। चलिए DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है। अच्छा DRDO की बात करें तो गठन इसका मैंने बताया था 1958 में हुआ था, 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और समीर वी कामत इसके जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं। S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। बिहार के किस जिले के उत्पाद मरचा चावल को GI टैग दिया गया है। जो चलो पश्चिम चंपारण के हैं ना,
उनको मरचा चावल के बारे में पता होगा। इससे चिवड़ा बड़ा शानदार बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कितने लोग पश्चिम चंपारण जिले से हैं ज़रा कमेंट करिए। तो चलिए, जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये पश्चिम चंपारण है। मिथिला मखाना को भी दिया गया है, ठीक है। शाही लीची ये सब पता है आपको, सिलाव खाजा, ठीक है, मगही पान। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ब्लड डोनर यानी कि रक्तदाता दिवस, ठीक है, यह मनाया जाता है 14 जून को। अच्छा 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखिए सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, चूँकि ये 75वां वेटलैंड है इसीलिए महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में है। चलिए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत। अब नाम से कन्फ्यूज मत होइएगा कि शायद यह केरल में होगा या तेलंगाना में होगा, इस तरह से आप घूमने लगेंगे। तो याद रखेंगे पल्ली पंचायत जो है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पंचायत है, जो कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। तो यह जम्मू कश्मीर का है। भारत के नए संसद भवन का आकार पूछा गया है कैसा है। तो देखिए संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया था, मतलब वास्तुकार कौन है, आर्किटेक्ट कौन है। तो फ्रेंड्स यह बताएंगे बिमल पटेल हैं, ठीक है ना। और देखिए चूंकि 2026 में जो सीटों का अनुबंध है, जो संख्या सीमित है, वो आगे बढ़ेगा, वो खत्म हो जाएगा वो अवधि। तो इसीलिए जो है आपको पता होगा ना कि लोकसभा का जो कक्ष है उसमें एक मोर विषय वस्तु को अपनाया गया, यानी कि जो थीम है मोर है उसका। और राज्यसभा में आपको पता है क्या है, कमल है, ठीक है। और लोकसभा में अगर बात करें तो अब सीट 888 हो जाएगा इसमें, मतलब हो गया है, पहले 543 था, ठीक है। और राज्यसभा की अगर बात करें तो 384 हो गया है। चलिए तब यहाँ पर राइट आंसर इसका त्रिकोणीय हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। चूँकि 2023 में जो है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है। और इनमें अगर हम बात करें तो बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी को दिया गया है, बेस्ट निर्देशक निखिल महाजन को। उसके बाद अगर बात करें बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है। ध्यान रखेंगे राइट आंसर इसका गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार, अब 2022 का, अब 2023 भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रश्न में 2022 पूछा गया है साहित्य के क्षेत्र में, तो एनी अर्नॉक्स को दिया गया है, लेकिन 2023 वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये किसको दिया गया है। तो 2023 वाला भाई आपको याद रखना है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वेजियन लेखक हैं, जॉन फॉसे, यहाँ मैं लिख देता हूँ जॉन फॉसे, जॉन फॉसे, ठीक है ना, याद रखिएगा, याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पर एक बार मैं बता देता हूँ 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, वहीदा रहमान को, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एससीओ देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई, तो अपना प्यारा भारत में हुआ था। और भारत में कहाँ, तो गोवा में, याद रखिए गोवा में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। ये खेल है गतका मार्शल आर्ट जिसको शामिल किया गया है। अच्छा अक्टूबर में जो होगा 37वां होगा, ठीक है ना, मतलब 37वां हो रहा है, ध्यान रखेंगे। और इससे पहले गुजरात में हुआ था, क्लियर। तो ये आपका हरियाणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का निर्माण करने की घोषणा किया है। तो यह त्रिपुरा के, त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है। लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है एनसीईआरटी और यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। भगत ब्रिज का उद्घाटन जो किया गया है ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। चलिए उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये भारत और कौन सा देश है, अमेरिका है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए जो है भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को इसके लिए
टास्क फोर्स की स्थापना की है। बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? ये बिमस्टेक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल। मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, 1997 में। हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश के ढाका शहर में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो देश हैं, नाम आपको कैसे याद रखना, सबसे पहले तो कंट्री कितना है ये याद रखना है आपको। तो इसका मेंबर कंट्री को अगर आपको याद रखना है तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, लंबे समय तक आपको याद रख, कुछ नहीं करना है, बिमस्टेक के सारे लेटर को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 कंट्री इसके मेंबर हैं। कौन कौन से कंट्री हैं तो उनका नाम इस पर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं कि बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, ऐसा मत सोचिएगा। मैं सिर्फ 7 कंट्री तरीका बता रहा हूँ आपको याद रखने का। और कंट्री कौन कौन से हैं तो देखिएगा, इसमें जो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद म्यांमार और थाईलैंड है, ठीक है ना। चलिए, तो पूछा गया है कि कहाँ पर, तो थाईलैंड में जो है विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत के पहले स्थान पर है? तो ये राज्य जो है यह तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वैश्विक दास्ता सूचकांक द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है? तो यह जारी करता है संस्था वॉक फ्री फाउंडेशन। वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें तो अधिकतम प्रसार वाले देश, सबसे ज़्यादा जहाँ पर ये दास्ता है, स्लेवरी है, उत्तर कोरिया में है, ठीक है। सबसे कम आइसलैंड में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, ध्यान रखेंगे। और ये जो डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो अंतर्दृष्टि है, ऑप्शन डी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो देखिए, जो केंद्रीय बजट है 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना पर। किस पर? प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसके लिए जो है परिव्यय को 66% जो है बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपया किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो सेवा निर्यात में भारत का स्थान जो है यह आपका 7वां है, ठीक है ना, 7वां राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, कौन सा कथन सत्य है इसमें से? जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, ठीक है ना, और फास्फोरस की कमी होती है, सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, सही है। लाल मिट्टी, सिलिका और आयरन की इसमें बहुलता होती है, ये भी सही है। यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सत्य पूछा गया है? 47 नंबर देखिए, लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? अब यहाँ पर देखिए, लेब्राडोर की जलधारा जो है यह उत्तर अटलांटिक महासागर की, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसकी ठंडी जलधारा है। और ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? दूसरा पूछा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है यह महासागरीय जल क्षेत्र है और दूसरा बर्फ छत्रक है। चलिए, बर्फ छत्रक है। 97.3% जो है महासागरीय है, सबसे ज़्यादा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूछा गया है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो सवाना, कैंपोस, लानोस, ये उष्णकटिबंधीय हैं। चूँकि यहाँ पर पूछा गया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, तो देखिए पैम्पॉस, वेल्ड और डाउन्स जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, ये सभी के सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। और प्रश्न में पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, तो सभी नहीं है, क्योंकि सभी शीतोष्ण हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि कुंचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है किस नदी पर है? तो कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, बराही नदी पर। तो बराही कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना
निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से किया गया था? देखिए फ्रेंड्स, राउरकेला स्टील कारखाना, भिलाई इस्पात संयंत्र और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये तीनों की दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी। और यहाँ पर देखिए राउरकेला में जो स्थापित किया गया था, यह किसकी सहायता से? तो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। जर्मनी राइट आंसर होगा। और इस प्लांट की स्थापना उड़ीसा के राउरकेला में हुआ था, 1955 में बनाया गया था, 1955 में। लेकिन इसका उद्घाटन 1959 में जो है, 1959 में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, भिलाई की स्थापना जो है किस देश की सहायता से? सोवियत संघ की सहायता से। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। गंगा नदी का नाम, गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ती है? तो किस नदी के संगम के बाद? तो याद रखेंगे अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो ध्यान रखेंगे सुनहरी क्रांति का संबंध जो है ये फल उत्पादन से है। अच्छा, यहाँ पर मसाला उत्पादन याद रखेंगे, इसका संबंध बादामी क्रांति से है। बादामी मसाला उत्पादन पूछा जाता है, बादामी क्रांति, बादामी, ये ब है, बादामी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो ये विशाखापट्टनम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है सबसे ज़्यादा पंजाब है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, कम से कम 3, तो यहाँ पर पंजाब हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करता है, मैंने कोई भी अनुसूचित जाति। निम्नलिखित में से कौन, ये 2011 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो देखिए ऐसे टोटल 6 लोग हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। ये 6 लोग कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी से स्टार्ट कर देता हूँ, नरेंद्र मोदी। उसके बाद HD देवगौड़ा साहब, BP सिंह, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई। तो चौधरी चरण, मोरारजी देसाई इसमें से तो रह चुके हैं, चंद्रशेखर नहीं रहे हैं, इसीलिए चंद्रशेखर राइट आंसर होगा। चलिए, जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो आपको पता है कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो अधिनियम बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, यह आपको पता है। ठीक है ना, और 36 से 51 तक में है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य था, एक तो उद्देश्य था कि सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और साथ ही साथ आर्थिक प्रजातंत्र को भी स्थापित करना है। तो ये और भी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ठीक है ना, 12 से लेकर के 35 तक में, ध्यान रखेंगे आर्टिकल में। क्लियर, संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। और संरक्षक जो होता है इसमें से ऑप्शन में अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय, आपको भली भांति याद होगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 323A में दिया गया है। किस में दिया गया है प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख? ध्यान रखेंगे 323A में दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु तक, ठीक है ना, उनके बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो आपको याद होगा 86वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, जो कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 क, आर्टिकल 21 क याद रखेंगे। इसमें कहा गया है कि राज्य कानून द्वारा यह निर्धारित करता है ऐसे ढंग से मौलिक अधिकार के रूप में कि 6 से 14 साल के जो आयु समूह के बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करे। ठीक है ना, तो यह आपका मूल अधिकार है आर्टिकल 21A में। ठीक है, 21 क कहिए या 21A कहिए। कौन इसमें से लाभ के पद का निर्णय करता है? लाभ के पद का निर्णय निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? तो फ्रेंड्स, यह संघीय संसद है। कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है? कास्टिंग वोट यानी कि कह सकते हैं निर्णायक मत लोकसभा के स्पीकर देता है, चाहे कोई भी अगर बात करें। कास्टिंग वोट कब देगा? तो जब कंडीशन टाई की स्थिति में पहुंच जाए, तो जब वोट टाई हो तब निर्णायक मत देने का अधिकार होता है लोकसभा के स्पीकर के पास। आपको पता है ना पहले से। आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है
आर्थिक बजट संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, ठीक है ना, पूर्व किया जाता है आर्थिक बजट। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं किया गया था। अच्छा, सबसे पहले जानिए 1987 में गठन हुआ था किसका। तो इसमें से अगर बात करें तो मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में हुआ था। नहीं पूछा गया है तो त्रिपुरा का नहीं किया गया था। त्रिपुरा का 1972 में त्रिपुरा मेघालय का किया गया था, ठीक है ना। चलिए 66 नंबर है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स 1904 में आपको याद होगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। किसके समय में? कर्जन के समय में। ये पॉइंट याद रखेंगे। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इसी के समय में हुआ था, कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन में हुआ था। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो आपको याद होगा जमींदार और साहूकार, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में इसका नेतृत्व करता वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है ना। पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व पीर अली खान ने किया था। ये भी याद रखिएगा, पटना अगर दे करके पूछते और पीर अली ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था। देखिए जूरी अधिनियम जो था ना, ये 1826 में पारित हुआ था और राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ याचिकाएं भेजी थी, जिन पर हिंदुओं और मुसलमानों ने हस्ताक्षर किया था। दरअसल यह विधेयक क्या था कि प्रत्येक हिंदू या मुसलमान, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदू या मुसलमान, उनके लिए जो जो आपका जज होगा ना, जो जज होगा वह ईसाई होगा, ठीक है ना। वह या तो यूरोपीय हो या फिर भारतीय हो, ईसाई होगा वो जज। कोई भी मामला जाता है जिसकी अगर जजमेंट देना है तो वह जज जो होगा वह ईसाई होगा, चाहे वो भारतीय हो या फिर अंग्रेज हो, जो भी हो। लेकिन इसके बदले में उल्टा क्या था कि कोई भी अगर ईसाई है उसको गैर ईसाई न्यायविद द्वारा परीक्षण में छूट दी गई थी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ये 1924 में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अच्छा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब किया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया था। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में आप जोड़ लीजिए 928, ऑप्शन डी बना लीजिए और इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन का तो 1924 हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में इसको चलाने का निर्णय लिया गया था। कब? डेट भी पूछा जाता है, 7 अगस्त 1905 को घोषणा की गई थी, 7 अगस्त 1905 को। ये डेट बड़ा महत्वपूर्ण है। इनमें से सभी, एक मिनट रुक जाइए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है ना। इसी के बदले में गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था। तो सेवा धर्म गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। शैक्षणिक नीति में, या नीति बना लीजिएगा, कीति नहीं, नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। तो लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना, मैकाले राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसने आदि बराह की उपाधि धारण किया था। आदि बराह की उपाधि जो है यह गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था मिहिर भोज, इसी ने जो है यह उपाधि धारण किया था। क्यों किया था? तो चूंकि यह भगवान विष्णु का उपासक था और भगवान विष्णु के सम्मान में इसने आदि बराह की उपाधि धारण किया था। किस वंश का था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का। अच्छा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, ये भी ध्यान रखिएगा। सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? तो अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण भी लिखा है, उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, बौद्धों का रामायण कहा जाता है किसको? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह बुद्ध चरित को कहा जाता है और बुद्ध चरित अश्वघोष ने ही लिखा है। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? अच्छा, ये बृहदेश्वर मंदिर जो है ना, इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राज राजेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है चोल वंश के शासक किसने? राजराज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो फ्रेंड्स ये जैमिनी थे। अच्छा, कनाद जो थे ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 3 मानव कंकाल प्राप्त हैं, ये दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। फ्रेंड्स अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। अच्छा, पुरुष सूक्त जो है इसका उल्लेख जो है यह
ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया। किस मंडल में? 10वें मंडल में। और इसमें कहा गया है कि जो ब्रह्मा है वो उनके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की, जांघों से वैश्यों की और पैरों से शूद्र की। याद रखेंगे ऋग्वेद होगा। उसके बाद देखिए किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था, तो चूंकि यहाँ पर मगध और कौशल दोनों होगा, ठीक है ना, कौशल। चलिए, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो जो शीशे के सिक्के थे ना, ये जारी किया गया था सातवाहनों के द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको कि हम लोग एनजीटी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? 2010 में। अच्छा, अभी एक इम्पॉर्टेंट मैं इससे रिलेटेड आपको प्रश्न बता रहा हूँ, जरूर प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में अभी एनजीटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम याद रखेंगे, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है ना, एनजीटी के चेयरपर्सन हैं अभी। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह जैव मंडल है। कौन है? जैव मंडल है। चलिए, निम्न में से कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? तो सबसे पुराना जीव जो है ये नीलहरित शैवाल है। कौन है? नीलहरित शैवाल है। बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? अच्छा, बुक्सा जो है ये बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। और इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो 1992 में दिया गया था। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको पहले ही बताया था। और SO2 भी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की, यह कहा जाता है किसको? तो फ्रेंड्स, यह कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है, याद रखेंगे। चलिए, किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो यह नियम जो है ये ग्रेशम का नियम है। आपको भी पहले से याद होगा ग्रेशम का नियम। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग बराबर राजकोषीय घाटा होता है। निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? तो ये आपको भी पता होगा, प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये, हाँ, यहाँ से निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आप ध्यान रखेंगे मानव विकास सूचकांक की बात करें तो यह जारी करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है ना। और मानव विकास सूचकांक के 3 मापक हैं, 3 मानक हैं, मापक नहीं, 3 मानक हैं, ठीक है। 3 मानक हैं इसके, कौन कौन से? तो उंगली पर काउंट करिएगा। एक शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य और आय है। एक शिक्षा हो गया, दूसरा स्वास्थ्य और आय हो गया, और तीसरा मानव विकास है, ठीक है ना। और इस सूचकांक की गणना 4 संकेतों पर किया जाता है। 4 संकेतकों पर: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, तीसरा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, चौथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा किया जाता है। तो इसमें से सामाजिक असमानता जो है यह नहीं है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? ग्रीन ईयर रोग जो होता है यह किस में होता है? तो ये बाजरा में होता है, ठीक है। LS सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह वायलिन बजाते थे, वायलिन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन राजस्थान करता है। उसके बाद देखिए यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? यूके सिन्हा समिति, तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं यूके सिन्हा। इन्हीं की अध्यक्षता में RBI के द्वारा एक समिति का गठन किया गया और इसने सिफारिश किया कि लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम और स्वयं सहायता समूह के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण सीमा जो है उसको बढ़ा करके 20 लाख रुपया किया जाए। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है ना, MSME जिसको हम लोग कहेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए, 95 नंबर है कि कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़े के समूह को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स देखिए, इन 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर आप लोग बताइए। तब तक वीडियो को लाइक करिए और समाप्त हो जाएगा सेशन तो शेयर करिएगा। 96 से लेकर के 100 तक में मैथ के प्रश्न हैं और रीजनिंग के एक आध प्रश्न हैं, उनको मैं आपका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल है हमारा, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, चैनल से जुड़िए,
15 PDF एक ही दिन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। फिर आप रिवीजन करते रहिएगा। इसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 96 का राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका A+4 हो जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए आंसर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।